सम्मानित प्रतिनिधिगण, पर्यावरण एवं वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मीगण, सभी पर्यावरण प्रेमी बंधुओं, किसान बहनों एवं भाइयों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे खुशी हुई है। हरियाली समागम का आयोजन पिछले वर्ष से वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा किया जा रहा है और इस अवसर पर पर्यावरण से जुड़े हर पहलू पर विमर्श होता है। तकनीकी सत्रों का भी आयोजन होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, अपने अनुभव और ज्ञान को आपस में बांटते हैं और इससे बिहार में पर्यावरण की स्थिति को संतुलित करने में बहुत सहायता मिलेगी। बिहार के पुनर्गठन के बाद, झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार में वनाच्छादन बहुत घट गया था। सर्वे के मुताबिक लगभग 9% वनाच्छादन था। जब हम लोगों ने कृषि रोड मैप तैयार करना शुरू किया तो कृषि के हर पहलू पर हम लोगों ने ध्यान दिया। आज पर्यावरण के असंतुलन के कारण मौसम का मिजाज भी बदलता चला जा रहा है। वर्षा होनी चाहिए तब वर्षा नहीं होती है, समय पर वर्षा नहीं होती है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है। और इस बार हम 30 जिलों में, 38 में से 30 जिलों में कम बारिश से परेशान, सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है और ये पर्यावरण के असंतुलित होने का परिणाम। और बिहार में जो वृक्षों की संख्या थी, वनाच्छादन तो स्वाभाविक तौर पर कम था, वृक्षाच्छादन भी कम था, जिसका हमने जिक्र किया 9% से भी कम था, 9% के करीब था। तो उसी समय हम लोगों ने ये तय किया कि पर्यावरण पर भी हम ध्यान केंद्रित करेंगे और कृषि रोड मैप का अंग बनाया है कि हम पेड़ लगाने को भी बहुत प्रमुखता देंगे। पेड़ पहले भी लगाए जाते रहे, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि इसे अब हम एक मिशन के तौर पर इसको अपनाएंगे। हमने वन विभाग को कहा, सभी संबद्ध विभागों को कहा कि इस पर आप काम कीजिए और इनको प्रेरित करने के लिए भी हमने बाहर सार्वजनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में भी वृक्ष लगाने का अभियान चलाया। हम लोगों ने मिलकर अपनी पार्टी में सदस्यता हासिल करने की शर्त लगा दी 2011 में कि जो सदस्य बनना चाहता है उसको एक पेड़ कम से कम जरूर लगाना पड़ेगा, चाहे वो अपने खेत में लगावे, अपने घर के पास लगावे, लेकिन उसको लगाना पड़ेगा। और इस अभियान में 10 लाख से भी ज्यादा पेड़ लग गए और एक एक का फोटोग्राफ सब हम लोगों ने इकट्ठा करके उसको भी एक पार्टी के वेबसाइट पर डाला गया। लेकिन वो एक अलग प्रश्न है और हम साथ साथ, वो तो एक सांकेतिक कार्यक्रम था, माहौल बनाने के लिए, वातावरण बनाने के लिए। राजनीति में भी रचनात्मक अभियान चलना चाहिए और मुझे खुशी है कि वन एवं पर्यावरण विभाग ने
और अन्य विभागों ने इसे गंभीरता पूर्वक लिया और हमने कहा वनाच्छादन भले ही न बढ़े ज्यादा, लेकिन ये जो पेड़ है उनकी संख्या तो बढ़ सकती है। जो अपकृष्ट वन है उनको पुनर्जीवित कीजिए और एक अभियान चलाइए कि पेड़ लगे, तो ग्रीन कवर बढ़ेगा, ट्री कवर बढ़ेगा, वृक्ष ज्यादा लगेंगे। और हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 5 वर्षों में 2012-17 के बीच में जितने दिनों के लिए कृषि रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, उसी में यह लक्ष्य निर्धारित किया कि हम जो 9% वनों से पेड़ों से आच्छादित क्षेत्र है, इसको बढ़ाकर हम 15% करेंगे। और अभी जब से ये अभियान चला है उसके बाद के सर्वे की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन ये अंदाज है, वन विभाग ने अंदाज लगाया है कि निश्चित रूप से अब ये बढ़कर 10.3% से ज्यादा तो जरूर हो गया होगा। यानी 1 साल में ही उसके परिणाम आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 वर्षों में हम 15% वृक्षाच्छादन का लक्ष्य प्राप्त करने में कामयाब हैं और इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। और इसके बिना हम बिहार के पर्यावरण को ठीक नहीं कर सकते और ऐसा करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाने पड़े। हमारे यहाँ तो पौधे नहीं है, इसलिए पौधशाला की योजना को प्रोत्साहित किया गया। जो सरकारी पौधशाला है उनको तो गतिशील किया ही गया, क्रियाशील किया ही गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारे पौधशालाएं हैं, नर्सरीज हैं, उनको तो ठीक करने का निर्णय लिया ही गया। उसके साथ साथ प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया कि जो निजी पौधशाला चलाएंगे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा, उनके पौधों को हम खरीदेंगे और उसके लिए कार्यक्रम बना निजी पौधशालाओं को प्रोत्साहित करने के लिए। और हर प्रकार से, चाहे वो सड़क किनारे हो, नहर के किनारे हो, कोई भी स्थल या खेतों में, हर जगह पेड़ लगाने का काम हो, चाहे कृषि वानिकी हो। जैसा आपने जिक्र किया, जो हमारे वन कुछ अपकृष्ट हो गए हैं उनको ठीक करने का, तो इन सब चीजों के माध्यम से हम 15% का पेड़ों का कवर, पेड़ों से आच्छादित करेंगे, तो हमें लगभग 24 करोड़ वृक्ष लगाने, और 24 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए उसी अनुपात में पौधों की जरूरत पड़ेगी। तो निजी नर्सरी को प्रोत्साहित करके और अन्य प्रकार से स्रोत से, हमने देखा यहाँ नर्सरी कम है और है भी, तो उनकी क्षमता ज्यादा नहीं, जिसका हमने जिक्र किया। पार्टी का एक प्रोग्राम चला तो वहां समस्या आ रही थी कि भाई पौधे कहाँ मिलने बंद हो गए। और उसके बाद कई स्थानों पर लोगों ने कहा कि भाई अब पौधे तो ज्यादा बिक रहे हैं, तो पौधशाला लगाओ। तो इसलिए हम लोगों ने निजी पौधशालाओं को प्रोत्साहित करने की योजना भी बना दी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये मिशन के तौर पर, मिशन मोड में हरियाली मिशन ने काम करना शुरू किया है। हम 24 करोड़ वृक्ष लगाने में कामयाब होंगे। और हमने कहा पेड़ पहले भी लगते थे, लेकिन बाद में वो दिखते नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने वृक्षों के संरक्षण की भी योजना बनाई है। और एक परिवार को हम लोग पेड़ सुपुर्द करेंगे, आप इसकी रखवाली कीजिए और इसका जो उत्पाद हो उसके मालिक बनिए, इसकी रक्षा कीजिए और ये पेड़ आपका हो। उसके लिए शर्तें निर्धारित की गई, चाहे वो जलावन के काम में आने वाली लकड़ी हो, इमारती लकड़ी हो, फलदार वृक्ष हो, सबसे कुछ न कुछ लाभ होता है। इसलिए वनों के संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने योजना बनाई है और इसके लिए काफी विचार विमर्श किया गया। इसके जितने विशेषज्ञ थे और जो काम इस काम में लगे हुए थे,
उस तरह के लोगों के साथ पर्याप्त चर्चा करके, विमर्श करके हम लोगों ने स्कीम बनाई और हम देख रहे हैं कि हर जगह एक वातावरण बना। कोई फलदार वृक्ष लगा रहा है, कोई इमारती लकड़ी लगा रहा है, कोई और लकड़ी लगा रहा है। पॉपुलर तो खूब लग रहा। पॉपुलर लगाने की अब जितनी इच्छा है उसके हिसाब से पौधों की जरूरत है, तो पौधशालाओं से भी पॉपुलर की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा इन लोगों ने तय किया है जब तक हम आत्मनिर्भर पौधों में नहीं हो जाते हैं, बाहर से भी हम पौधे लाएंगे। तो इस प्रकार से उन जरूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि लक्ष्य जब निर्धारित किया जाता है तो उसकी एक एक पहलू पर ध्यान दिया जाता है। और मुझे खुशी है, जैसा कि मंगला राय जी ने कहा, अब ये दिखाई पड़ने लगा है कि चीज शहरों में भी, ग्रामीण अंचलों में भी, और ये वे काम शुरू हो रहा है। और हरियाली मिशन अपने काम में पूरे तौर पर कामयाब हो, मेरी शुभकामनाएं। और आज इस काम में लगे हुए जितने लोग हैं उनको पुरस्कृत भी किया गया है, मैं उनको बधाई देता हूं। और सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं, जंगलों की रक्षा भी करनी है। तो जैसे जंगल कितना स्वस्थ है, इससे पता चलता है कि उसमें बाघ कितने हैं। तो हमारी वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना थी, पहले लोगों को भरोसा ही नहीं था कि बाघ है, अगर है भी तो इक्का दुक्का होगा, कभी यहां रहता होगा, कभी और नेपाल की तरफ चला जाता होगा। लेकिन मैं वन विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने कैमरा ट्रैप लगाया और अब प्रामाणिक तौर पर 22 बाघ चिन्हित हो गए वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में। और जगह बाघों की संख्या घट रही है, हमारे बिहार के वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना में बाघों की संख्या बढ़ रही है। और आज उससे भी संबंधित रिपोर्ट इन्होंने मुझको प्रस्तुत की है, मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और मैं उस जंगल में गया था, इसी साल भी मैं गया था, 2 बार मैं गया हूं। और मुझे खुशी है कि जिस उत्साह के साथ, जिस लगन के साथ और जिस प्रतिबद्धता के साथ हमारे अधिकारीगण वहां लगे हुए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और उनके लगन और उनकी मेहनत से मैं समझता हूं कि वनों की स्थिति अब बिगड़ेगी नहीं, वनों की स्थिति सुधरेगी। अब जब इतने बाघ हैं तो उस हिसाब से और जानवर होने चाहिए, वन्य प्राणी होने चाहिए। उसके रहने के लिए उसका भोजन चाहिए, तो उसके लिए उसी तरह के घास भी होने चाहिए। तो मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक चीज पर इन लोगों का ध्यान है। और इसी तरह से अगर व्यवस्थित ढंग से चलेंगे तो वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना एक आदर्श व्याघ्र आरक्ष के रूप में विकसित होगा, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और मैं अपनी तरफ से इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर इन्हें इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए जो भी धन की आवश्यकता होगी वो धन उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देना, अनेक जगहों पर काम हो रहा है। मैं गया हुआ था राजगीर में, यूं तो बचपन से ही आना जाना रहता है, लेकिन एक बार मैं राजगीर में रुक गया कुछ दिनों तक के, और उसमें मैं पहुंच गया हूं घोड़ा कटोरा। उस समय तक जाने का रास्ता भी नहीं था। हमने कहा इतनी मनोरम जगह है, इसको विकसित कीजिए। और जंगल विभाग के लोगों को हमने कहा कि आपका ये पूरा का पूरा ये रिजर्व फॉरेस्ट है। तो आज मुझे खुशी है कि उसको अब इस ढंग से व्यवस्थित किया जा रहा है। और वहाँ के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही हमने शुरू में ही तय कर लिया कि कोई भी जाएगा घोड़ा कटोरा राजगीर के पहाड़ियों के बीच में उस झील को देखने के लिए, तो उन्हें कोई यांत्रिक वाहन से नहीं जाना पड़ेगा, मैकेनाइज्ड व्हीकल को इजाजत नहीं है वहां। हमने कहा पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, खुद चला करके, या राजगीर की सवारी है टमटम, उस पर बैठ करके लोग जाएं। अब जा रहे लोग वहां, जहां का जैसा दस्तूर बना दीजिए वही चलेगा। और यही नहीं,
अगर अधिकारी भी जाने लगेंगे कहीं एक बार कोई मोटर व्हीकल से, तो फिर दूसरे लोग देखा देखी जाएंगे, फिर तो और किसी को इजाजत नहीं है, चंद लोगों को इजाजत है। यानी घोड़ा कटोरा में मोटराइज्ड व्हीकल पर जाना, वाहन से जाना एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा। इसलिए हमने कहा कोई नहीं जाएगा। और हम भी साल में 1-2 बार तो जाते ही हैं, हम भी टमटम पर बैठ करके जाते हैं, सब लोग जाते हैं। और वहां जाइए, आनंद है हर प्रकार से। और वहां धीरे धीरे और पेड़ों को लगाने की व्यवस्था हो रही है। तो इस तरह से हर जगह इको टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की योजना चल रही है। लोग जाएं, देखें, उसको गंदा न करें। और घोड़ा कटोरा में और भी कर दिया, कोई रात में नहीं रुकेगा। अब कोई वहां पर सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। दिन में लोग जाएंगे तो उनको खाने पीने का इंतजाम चाहिए, कुछ नाश्ता वगैरह का, स्नैक्स जिसको कहते हैं, चाय पिएंगे। तो सब जिसको भी जाना है जाएगा, सुबह सामान लेकर के बेचेगा, शाम होने तक वो लौट करके चलाएगा। और फिर वो किसी मोटर वाहन से नहीं जाएगा, उसी तरह से टमटम से जाए और सब सामान लेकर के लौट आए अपना। और वहां पर कोई कचरा इधर उधर नहीं फेंकेगा। कचरा फेंकने की भी जगह निर्धारित है, उसी में फेंकिए, कचरा भी हट जाएगा। सवेरे फिर उसी तरह से साफ सुथरा स्वच्छ और उसी तरह से इको फ्रेंडली शौचालय वगैरह का भी प्रबंध वहां किया जा रहा है। तो हर तरह से पर्यावरण के हर पहलू पर पूरी बारीकी से देखकर आज काम किया जा रहा है। तो मुझको खुशी है। और आज इस अवसर पर न सिर्फ लोगों को पुरस्कृत किया गया, बल्कि वनों का डिजिटल मैप तैयार करके हम भी जान पाएंगे, बिहार के लोग भी जान पाएंगे कि भाई हमारे यहाँ भी कहाँ कहाँ वन है, कैसी स्थिति में वन है। और अंततोगत्वा लोग देखेंगे कि कितने पेड़ हमारे यहाँ हैं। पेड़ रहेगा तो वर्षा होगी, वर्षा रहेगी तो फसल होगी, फसल होगी तो लोग भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं। हमको अच्छी तरह मालूम है कि जब सूखा पड़ता है तो क्या तबाही होती है। हर दिन हम परेशान रहते हैं, सब इंतजाम करने के बाद भी लगता है कि सूखा न पड़े। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण पर ध्यान दें, अपने परिवेश पर ध्यान दें, अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों पर ध्यान दें। और धीरे धीरे, और मुझे खुशी है कि आज जो नई पीढ़ी के लोग हैं, आज स्कूलों में इन बातों को पढ़ाया जा रहा है। और उससे धीरे धीरे हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके मन में एक जागृति आ रही है, जागरूकता आ रही है। और ये बहुत अच्छी बात है। और पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, उपयोगी है। डॉक्टर मंगला राय जी ने बताया, अर्जुन का पेड़ है, खूब ऊंचा उठता है, देखने में भी विशाल लगता है। उसकी जो विशालता है वह भी मन को आकर्षित करने वाली है। और उसका हर चीज उपयोगी है, छाल से लेकर एक एक चीज उपयोगी है, उसका मेडिसिनल वैल्यू है। और यही नहीं, हमारे यहाँ पक्षियां भी बहुत। और मुझे खुशी है कि बिहार में जो पक्षियां हैं उन पर इन्होंने एक किताब प्रकाशित की है, बर्ड्स इन बिहार वॉल्यूम 1। शायद मेरे ख्याल से 121 पक्षियों का चित्र इन्होंने देखा। हम तो जहाँ रहते हैं, आज आप लोगों ने जहाँ रख दिया है, वहाँ हम रहते हैं। सुबह सुबह अखबार पढ़ने के लिए बाहर जब बैठते हैं तो हम तो खुद ही देखते हैं 30-40 प्रकार की चिड़िया तो वही है, अनेकों प्रकार की, बहुत डाइवर्सिटी है। हमें उसको सुरक्षित रखना। अब गोरैया गायब है, वो लोगों के साथ है, लोगों का तरीका बदल गया रहने का, घरों का। अब उसके रहने की जगह नहीं मिलती। दूसरा है जो पंखा वगैरह आ गया, तो पंखा से वो घरों में ही रहता था, कट कट के मरने लगा। फिर और लोगों ने क्या किया पता नहीं, तो गोरैया कम दिखता है। तो गोरैया को संरक्षित करने के लिए ही उसे हम लोगों ने स्टेट बर्ड, राज्य पक्षी घोषित किया। और गोरैया की रखवाली करिए, उसकी हिफाजत करिए, वो और बढ़े। हर जगह वो जो दिखती थी तो अच्छा लगता था। तो हर एक चीज पर आपका ध्यान है, पक्षियों पर भी ध्यान है। तो इन सब चीजों की भी आज
उसकी कुछ पुस्तकें प्रकाशित हुई, रिपोर्ट आई है, तो मुझे खुशी हुई है। और जिस तरह से आपने हरियाली यानी पर्यावरण के हर पहलू को समेटते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, यह कार्यक्रम प्रतीक है जो विभिन्न आयाम है, इसके अलग अलग जो पहलू हैं उसको ये उजागर करता है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है, और सब लोग मिलकर पर्यावरण की रक्षा करें। और पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ये जो हमारा प्लैनेट है पृथ्वी, उसकी रक्षा होगी। अब पृथ्वी नहीं रहेगी तो हम आप रहेंगे, ना आप रहिएगा ना हम रहेंगे। क्या चीज दिखाइए? आपाधापी जो समाज में मची हुई है, हर कोई हर चीज हासिल करने के जो चक्कर में पड़ा रहता है, क्या मिलेगा? पृथ्वी है तभी तो जीवन है। और जो पृथ्वी का अपना एक संतुलन था वो बिगड़ता जा रहा है। हम सभी जीव जंतु का आदर करें और ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की प्रवृत्ति से बाज आए। ये जो भोगवादी संस्कृति को बढ़ावा मिला है भौतिकता के इस दौर में, उसके चलते भी पर्यावरण का नाश हो रहा। हमको तो याद है 95-96 में जब पटना में रहते थे तो हम लोगों को एसी तो नसीब था नहीं, एयर कंडीशनर, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अब साहब देखिए तो हर घर में एसी, अब तो जिलों में एसी। अभी याद है हमको 2004-05 में स्प्लिट एसी लगाने वाले जो मिस्त्री थे वो कम मिलते थे, फिक्र। अब आजकल स्प्लिट एसी जिलों में भी लग रहा है, सब जगह है। मतलब कितना फैलता जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम अपने ठंडा में रहें, तो अपने ठंडा में रहने के लिए बाहर को इतना गर्म कर रहे हैं कि अब सबको ठंडा की जरूरत जब होती है तो एयर कंडीशनर लगता है। कितना एमिशन हो रहा है। जो ये एमिशन हो रहा है यही पूरे पर्यावरण को बिगाड़ कर रख रहा है, और यही कारण है कि आज जो तरह तरह की समस्याएं पैदा हुई। तो खैर वह तो एक बृहद आयाम है, उस पर भी धीरे धीरे बढ़ना ही होगा। इसलिए हमने साइकिल को बढ़ावा दिया, लड़कियों को साइकिल, लड़कों को साइकिल, कसरत भी हो जाता है, पर्यावरण भी नहीं प्रदूषित होता है। किसी ने हमारे साइकिल योजना की सफलता को देखकर सोचा कि इसको बीट करें और कहा कि मोटरसाइकिल देंगे। मोटरसाइकिल से तो फिर पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, उसमें फिर पेट्रोल लगेगा और पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। साइकिल से कोई पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है, अच्छा कसरत भी हो जाता है। और हम एक बार देख रहे थे एक आंकड़ा, वह जो विकसित देश है वहां साइकिल पर चलने का प्रचलन ज्यादा है, उस हिसाब से भी भारत पीछे है। भारत में बिहार की स्थिति ठीक होती जा रही है। औसतन जो भारत में जितने साइकिल का प्रयोग है उस हिसाब से बिहार में ये जो हम लोगों की साइकिल योजना है, इसके चलते वो स्थिति बिहार की बेहतर हो रही है। तो ठीक है, विकास के मामले में पिछड़ गए, तब विकास के उस रास्ते को हम अपनाएंगे जो स्थायी हो, जो टिकाऊ हो, सस्टेनेबल हो। उस मॉडल को लेकर हम चलना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि धूमकेतु की ओर तो ऊपर जाए और फिर विलीन हो जाए, पता ही नहीं चले। हम ठोस बुनियाद पर चलते हुए विकास के उस रास्ते को अपनाना चाहते हैं जो सस्टेनेबल हो, टिकाऊ हो, वो टिके, लोगों को लाभ उसका मिले, तो वो लाभ न सिर्फ दिखाई पड़े कुछ वक्त के लिए, बल्कि वो स्थायी तौर पर भी दिखाई पड़े, और उस विकास के प्रक्रिया में सभी भागीदार